नमस्कार, मैं हूं अनीक कौर और अब खबरें विस्तार से। पूर्व आईपीएस अफसर एएन शर्मा मामले में राज्यपाल कल्याण सिंह ने वीरभद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का फरमान जारी कर अजीब स्थिति पैदा कर दी है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने बीते रोज जयपुर से भेजी फाइल में साफ लिखा है कि धूमल के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सरकार के मामले में पर्याप्त सूचना नहीं है। हमने तो शुरू से कहा कि वर्तमान सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और विशेषकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी को, सांसद अनुराग ठाकुर जी को, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इन झूठे केस दर्ज करने में लगा हुआ है और हमेशा हमने कहा कि तथ्य कुछ नहीं है, आधार कुछ नहीं है, बिना तथ्यों के झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये सरकार राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी थी, षड्यंत्र रच रही थी। आज उसका पर्दाफाश हुआ है। वापिस नहीं है, गवर्नर साहब ने ही फाइल मांगी थी। जो पूर्व गवर्नर उर्मिला देवी जी ने जो फाइल भेजी थी, जिसमें हस्ताक्षर किए थे, उस फाइल को गवर्नर साहब ने वापस मंगाया और उस पर कुछ अपने कमेंट दिए हैं जो हमारी सरकार के विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल की चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। आपदा को लेकर विपक्ष के 5 विधायकों ने प्रश्न पूछे थे और उस पर विस्तार से चर्चा चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष प्रदेश के राजस्व मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि मामला गंभीर था, इसलिए चर्चा जरूरी थी, लेकिन सत्ता पक्ष जवाब ठीक ढंग से नहीं दे रहा था और सदन को गुमराह कर रहा था, जिसके चलते विपक्ष को मजबूर वॉकआउट करना पड़ा। और उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार प्रदेश से हर मसले पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह प्रदेश हित में काम नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। अभी एक ही विधायक ने अपने प्रश्न किए थे, उसके बाद जो 4 बाकी विधायक थे उनको प्रश्न पूछने नहीं दिया गया कि हम बहुत उत्तर दे चुके हैं। मामला महत्वपूर्ण था। हम उन दिनों भी आवाज़ उठाते रहे कि जिनके मवेशी खाने गिरे उनको 250 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया राहत दी गई थी। 250, 400, 500 में कितना मवेशी खाना बन सकता है? सैकड़ों में ही सारी राहत दी गई थी। और जिन लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, कई मामले ऐसे जिसमें उनको जो राहत दी गई वो शून्य है, और किसी की 60,000 का नुकसान हुआ तो उसको 60,000 ही मिल गया है। तो इस भेदभाव के लिए भी प्रश्न जो सप्लीमेंट्री पूछने थे वो पूरक प्रश्न पूछने से स्पीकर महोदय ने इनकार कर दिया। तो जो विधायक जिनके प्रश्न लगे थे, जिनको लिस्ट में जिनका नाम था, उनको भी जब पूछने नहीं दिया गया तो उस प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। दूसरे, हर बात पर एक केंद्र को दोष दे रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, जबकि हर कोई जानता है कई वर्षों से केंद्र पहले ही हर साल की योजना में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए पैसा दे देता है प्रदेश को, प्रदेश उसको खर्चता है। जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वहां उनकी टीम आके असेसमेंट करती है, उसके बाद में फिर रिलीफ आता है। तो ये सारी बात को टाल रहे हैं कि केंद्र से नहीं मिला और सदन को गुमराह कर रहे थे और प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं मिल रही थी हमारे विधायकों को, इसलिए वॉकआउट की। उधर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत से कदम उठा रही है, ये कहना है प्रदेश सरकार के मुखिया वीरभद्र सिंह का। वहीं विपक्ष सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती तादाद और स्कूलों में प्रदेश में बढ़ती तादाद और साथ ही साथ नए अध्यापकों की नव नियुक्तियों पर सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार कांग्रेस को सदन के अंदर के साथ साथ बाहर भी प्रदेश हित से जुड़े मामले लगातार घेर रही है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि वीरभद्र सरकार धड़ाधड़ प्रदेश में सरकारी स्कूल खोल रही है, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। प्रदेश भाजपा के नेताओं की माने तो प्रदेश में 943 प्राइमरी स्कूल हैं, जहां एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि 1 से 5वीं क्लास को पढ़ाता है।
जबकि राज्य में 13 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही छात्र शिक्षा ग्रहण करता है और यहां पर 2-2 अध्यापक नियुक्त किया गया है। मतलब एक छात्र को पढ़ाने के लिए 2-2 अध्यापक। प्रदेश भाजपा की माने तो 22 स्कूल ऐसे हैं जहां एक छात्र पर एक अध्यापक है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहे जितनी मर्जी बात करते रहें, लेकिन शिक्षा का जो दुर्गति इस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है वो आने वाला समय बताएगा। समय समय के ऊपर हमारी सरकार आती रही, हमने बहुत कुछ उसमें करने की कोशिश की है। वर्तमान में भी 943 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक अध्यापक वहां पर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाने के लिए है। 5 से नीचे 411 पाठशालाएं ऐसी हैं जहां 5 से नीचे वहां पर बच्चे हैं। ना तो बच्चों में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है, ना उनमें एक कंपटीशन की भावना जो होनी चाहिए वो मिलता है, और ना ही शिक्षा अच्छी मिल पाती है। अभी तो सरकार ने कह दिया कि हम तो अंग्रेजी भी जो है वो प्रथम क्लास से शुरू करेंगे। जब टीचर आपके पास है नहीं, आपके पास पूरा स्टाफ नहीं है, कमरे नहीं है, विद्यार्थी भी नहीं कई स्कूलों में है, तो आप कैसे सोच रहे हैं शिक्षा का स्तर हमारा बहुत सुदृढ़ हो गया है। तो हमारी मांग यही है कि इस शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में स्कूलों के साथ साथ छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सही करने के लिए या किसी भी स्कूल में अध्यापकों की कमी ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई भर्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर अध्यापक ना हो। कमी कहीं नहीं है, 100% कई जगह नहीं होते हैं, बिकॉज ट्रांसफर हो जाती हैं, प्रमोशन हो जाती हैं। उसके बीच में इस साल जितने टीचर भर्ती हुए हैं पिछले कई सालों में नहीं भर्ती हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वीरभद्र सरकार भरसक कदम उठा रही है, लेकिन प्रदेश में स्कूलों की बढ़ती तादाद और साथ ही साथ नए अध्यापकों की नियुक्ति पर विपक्ष सरकार के काम की लगातार आलोचना करती नजर आ रही है। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप सा मच गया है, जहां एक और सीएम बादल ने बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मांगा। इसके साथ ही फेंसिंग के पार खेती करने वालों को आर्थिक मदद भी मांगी है, जो कि कांग्रेस ने बंद कर दी थी। हालांकि मोदी ने अभी इस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। एक तो अमृतसर साहब उत्थे जाना, कोई श्रद्धांजलि भेंट करना, एक शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करना, ये दोवें कामां वास्ते इत्थे आए। इन्नियां कुछ दित्तियां आपां नूं चीज़ां कि अज तक पंजाब की हिस्टरी विच कदे नहीं इन्ना मिली, और उत्थे बजट च ही अनाउंस करता बहुत सारी चीज़ां तक अज तक बजट च पंजाब वास्ते कदे किसी ने अनाउंस किया। एक अपना हस्पताल देखो, यदा PGI टाइप जड़ा है ये भी देता, बिजनेस वह अपना IIT पहले तो सी उन्हें IIM देता, हार्टिकल्चर देता, अमृतसर साहब का भी हैरीटेज सिटी या अपना जलियांवाला बाग भी, ये कोई आर्डनरी चीज़ा नहीं, ये बहुत वड्डियां जिहड़ियां देखो इन्ना चिर हो गया देश की आज़ादी नूं 70 साल, अजे तक किसी ने किसी सरकार कोई भी आई ये चीज़ां से पंजाब दे महरूम। जालंधर में एक कार सवार व्यक्ति ने लापरवाही दिखाते हुए एक हादसे को अंजाम दे दिया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब स्विफ्ट कार चालक ने ब्रेक के बजाय रेस को दबा दिया। तभी कार अनियंत्रित होकर सीधे एक दुकान में जा घुसी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, इसके बाद कार एक बाइक और एक्टिवा को भी कुचल गई। वहीं लोगों ने मौके पर ही कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। सर असं इदा मैं मोटरसाइकिल ला के अंदर गया, स्टॉप है वो यार, मैं 2 मिनट अंदर गया, इन्हें बड़ी जोर की ना धमाका होया, साढ़े अंदरों कस्टमर निकलिया दुकान के अंदर, इन्हें की कीता सीधा गड्डी नाल लिया के कस्टमर भी मारिया उड़ा के, ते बाकी साडा नुकसान भी किया, इन्हें सीधी गड्डी लिया के वाड़ दित्ती। मामला तेज़ रफ्तार गड्डी आई है, कोई साबी दी गई कंट्रोल नहीं हुई।
एकदम आ खड़े स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल कितने आगे सीधी दुकान के मार दी ड्राइवर मौके पर काबू कर लिया। एक बंदा जख्मी हो गया, सिविल हस्पताल एडमिट करा दिता। हुण मैं मौके पर पहुँच गया तो मौके सारा कोशिश कर रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण रद्द करने के मामले में जाट संगठनों और खाप प्रधानों ने की बैठक के बाद जाट संगठनों ने चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हुए। जाट संगठन सीएम से करेंगे मुलाकात और साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। वहीं जाट संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। यहाँ आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण रद्द करने के मामले में जाट संगठनों और खाप प्रधानों ने बैठक की और बैठक के बाद जाट संगठन चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। जाट संगठन सीएम से करेंगे मुलाकात और साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अब बात करते हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल मिड्डा जी। कमल, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ताजा जानकारी? जाट आरक्षण को रद्द होने के बाद जो है ये बैठक हुई है और इस बैठक में क्या नया खुलकर सामने आया है? जी हरलीन, बिल्कुल अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जो जाट आरक्षण रद्द किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जाट बिरादरी एकजुट होती नजर आई है। और आज करनाल सीएम सिटी में अगर बात करें तो जाट धर्मशाला में जाट प्रतिनिधियों और जो खाप संगठन है उनकी एक अहम बैठक हुई और जिसमें जो है फैसला लिया गया कि चाहे वो सरकार से कुछ भी उन्होंने लड़ाई लड़नी पड़े, वो अपना जो हक है वो वापस लेके रहेंगे। और इस बारे में जो है सभी संगठन जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है चंडीगढ़ में आज उनकी 4 बजे के करीब एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें वे सरकार से मांग करेंगे और ज्ञापन देंगे कि जो उनका आरक्षण जो रद्द किया गया है उसको जो है दोबारा बहाल किया जाए। तो अगर बात करें तो कहना कि जाट जो नेता है जो हरियाणा में, उनका कहना है कि पूरे देश को जो है इस समय पूरे देश के जो संगठन है उनको एकजुट करके जो है अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जी कमल, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जाट संगठनों ने साफ साफ ये कहा है कि अगर सरकार इस चेतावनी को नहीं लेती है, नहीं मानती है उनकी बात, तो उसके बाद जो है ये आंदोलन करेंगे। तो किस तरीके का आंदोलन होगा और कहाँ ये आंदोलन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो आज जाट जो भी प्रधान यहाँ पहुंचे हुए थे, कर्नल ओपी सिंधु है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है सरकार से ये स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो इसको लेकर वह जो है प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ेंगे। उसको सिर्फ जिला स्तर पर जो है खाप पंचायतों और मीटिंगों का आयोजन करेंगे और सभी बिरादरी को एकजुट करके चाहे उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़े या सरकार से किसी भी कीमत पर जो है किसी भी हाथ पर जाकर जो है लड़ाई लड़नी पड़े, वे अपने जो आरक्षण है जो 2014 में पिछली सरकार ने उनको दिया था उस आरक्षण को वे वापस लेकर रहेंगे। जी कमल, यहाँ आखिरी सवाल यही जानना चाहेंगे कि कोई सरकारी कोई पार्टी जो हो जो इनके साथ जुड़ रही हो, किसी तरफ से इनको विपक्ष की तरफ से जो है वो साथ मिल रहा हो, सहयोग मिल रहा हो? जी बिल्कुल, इस पर जब हमने सवाल पूछा जो जाट आरक्षण के यहाँ पर नेता पहुंचे हुए थे तो उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि इस उम्मीद पर जो है इस मुहिम पर जो है सभी संगठन जो है जो सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी भी जो है सलाह ली जाएगी और उनको भी जो है साथ किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर बात करें तो पिछली जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उन द्वारा ही जो है जाट आरक्षण की अगुवाई की गई थी और जो है मंजूरी दिलवाई गई थी जाट आरक्षण को लेकर, तो जो अब रद्द कर दी गई है बीजेपी की सरकार में। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी जो है समर्थन मांगा है और जैसा कि जो सेशन चल रहा है उसमें भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ये बात उठाई गई थी कि आरक्षण को जो रद्द किया गया उसको जहाँ केंद्र जो सरकार है उससे जो कांग्रेस सरकार भी जो है कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है। वहीं अगर बात करें जो भी जाट प्रतिनिधि हैं हरियाणा के या देश भर के, वो भी जो है इस मामले को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से जो है मिलकर उनसे अपील करेंगे। जी कमल, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद करनाल से हमारे संवाददाता जो हमें बता रहे थे कि जाटों की संगठन जो है और खाप प्रधानों ने यहाँ बैठक की है और बैठक के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हुए और जाट संगठन जो है आज सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनेलो की। इनेलो का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में आज दोपहर 3 बजे हरियाणा राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी से भेंट कर किसान हितों को लेकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपेंगे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्या जानकारी है आपके पास, इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जो चल रहा है उसके बाद जो है जितने भी जो है इनेलो जो विधायक है और इनेलो जिसमें तो ये थे हमारे संवाददाता मनोज राठी जिनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम आपको यहाँ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इनेलो का प्रतिनिधिमंडल प्रतिपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में आज दोपहर 3 बजे हरियाणा राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी से भेंट कर किसान हितों को लेकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और अतिरिक्त निर्देशक को अवमानना को नोटिस जारी किया है। 8 अप्रैल को कोर्ट में जवाब देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये नोटिस पीजीटी भर्ती नियमित नहीं करने और अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के चलते जारी किया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान 18 मार्च को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से कोर्ट में अतिरिक्त 4073 गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने और पीजीटी टीचर्स भर्ती एक हफ्ते में नियमित करने के संबंध में हलफनामा दायर किया था। यहाँ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और अतिरिक्त निदेशक को अवमानना को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल को कोर्ट में जवाब देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये नोटिस पीजीटी भर्ती नियमित नहीं करने और अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के चलते जारी किया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान 18 मार्च को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से कोर्ट में अतिरिक्त 4073 गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने और पीजीटी टीचर्स भर्ती एक हफ्ते में नियमित करने के संबंध में हलफनामा दायर किया था। हरियाणा का साल 2015-16 का बजट बिना किसी संशोधन के पारित हो गया है। मंगलवार को विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद स्पीकर ने बजट पास किए जाने की घोषणा की। बिना किसी संशोधन के बजट पारित होने पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सदन का आभार जताया और कहा है कि उनके द्वारा पेश किए गए बजट से हरियाणा के लोगों के लिए आर्थिक उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं बजट पारित होने के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हरियाणा अब नई आर्थिक ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट पास करके सदन से जो आर्थिक नीति के प्रबंधन के अधिकार दिए हैं उनका प्रदेश हित में सदुपयोग किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट आज पास हुआ है। मैं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उस बजट के ऊपर उन्होंने खुल करके चर्चा की। विपक्ष के साथियों ने भी अपनी दृष्टि से इसकी आलोचना भी की, समीक्षा भी की और अनेक साथियों ने इस पर अपने सुझाव भी दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज ये बजट पास हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2015-16 में इस बजट के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में आर्थिक उन्नति तरक्की का एक रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त होगा और हरियाणा आर्थिक उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। देखिए, उम्मीद तो क्या की जाएगी। देखिए, बजट पेश हुआ, पास तो होना ही था क्योंकि मेजॉरिटी में सरकार बनी हुई है और हम उम्मीद करेंगे कि मेजॉरिटी की बनी हुई सरकार केवल जुमलों की सरकार ना बनके, जिस पे आज बहुत ही गंभीर तरीके से विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी पूरा टाइम देते हुए सभी को डिमांड पे और कट ऑफ मोशन पे बोलने के लिए बहुत समय दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि जो बजट पास हुआ है ये सरकार जो है अच्छे से कार्य करने का प्रयास करे और खासतौर से आज किसानों को लेकर घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसानों की पेंशन और सब करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी खड़े होकर मोहर लगाई है।
हम जहां सोचते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है वो पूरी होती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि इन किसानों में जो किसानों से संबंधित खेती हर मजदूर है उनकी क्या स्थिति रहेगी, जो 1000 किलो के मालिक हैं क्या उनको भी पेंशन दी जाएगी, कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, कि या ये भी घोषणा पत्र का एक हिस्सा बनकर रह जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रदेश में हाल ही में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किए गए किसान हित में महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी सदन को दी है। सीएम ने सदन में बताया है कि सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को आगामी फसल के लिए फसली ऋण 0% ब्याज दर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने सदन को बताया है कि विशेष गिरदावरी का काम प्रदेश में पूरी तेजी से जारी है और इसे 31 मार्च तक जारी कर लिया जाएगा। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के कृषि बिजली बिलों में 100% तक छूट दी जाएगी। जिन किसानों की फसल 25 से 50% तक खराब हुई है उनके पिछले 6 महीनों तथा आगामी 6 महीनों के 50% कृषि बिजली बिल माफ किए जाएंगे तथा जिन किसानों की फसल 50 से 100% तक खराब हुई है उनका कृषि बिजली बिल 100% माफ करने का निर्णय लिया गया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष भारत भूषण को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के मुख्य सचिव DS फेसी और आयोग के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त अध्यक्ष भारत भूषण ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो उन्हें और आयोग के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम हरियाणा की जनता का ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से और बिल्कुल जो है अप टू दी मार्क कार्य करने का प्रयास करेंगे। हमारा हरियाणा सरकार के प्रति, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को इसके लिए योग्य चुना और मैं पूरे प्रदेश की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से इस कार्य को करेंगे और हरियाणा प्रांत के अंदर सरकार का और आयोग का जो कद है और भी ऊंचा करेंगे और मेरिट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।